नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अंजलि ने सोचा था कि वो आसिफ उस रात से निकाह करके खुश रहेगी, लेकिन निकाह के बाद आसिफ ने उसका खूब शोषण किया, फिर उसे छोड़कर सऊदी अरब चला गया। बेसहारा अंजलि को आसिफ के घर वालों ने भी नहीं स्वीकारा, तो वो न्याय पाने के लिए पुलिस के पास गई। जब पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की, तो आखिर अंजलि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे लखनऊ शहर को कपा दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हजरतगंज इलाका कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। इसे लखनऊ का दिल भी कहा जाता है। हजरतगंज क्षेत्र में ही विधानसभा भवन, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय, कुछ दूरी पर दारुल सफा में विधायक आवास के अलावा कई सरकारी भवन है। उस दिन अक्टूबर महीने की 13 तारीख थी। दोपहर 12 बजे विधानसभा भवन के सामने बीजेपी राज्य मुख्यालय के गेट नंबर 2 पर लगभग 35-36 साल की एक महिला ई रिक्शा से उतरी। कुछ दूर वो चली, उसके बाद उसने अपने चारों तरफ निगाह डाली। किसी की नजर अपने पर ना पड़ती देखकर वो निश्चिंत हो गई। उसके हाथ में एक फाइल थी, कंधे पर एक पर्स लटका हुआ था। उसने पर्स को खोला तो उसमें एक बोतल रखी हुई थी। बोतल में केरोसिन भरा हुआ था। महिला ने केरोसिन से भरी बोतल का ढक्कन खोल दिया। केरोसिन बोतल से निकलकर पूरे पर्स में फैल गया था। महिला ने देर न करते हुए तुरंत माचिस की तिल्ली जलाकर पर्स में डाल दी। केरोसिन ने आग पकड़ी तो महिला का शरीर उसकी चपेट में आ गया। उस समय महिला ने अपना दिल इतना मजबूत कर रखा था कि उस आग की जलन का दर्द भी उसे टस से मस नहीं कर पाया। वो एक कदम भी नहीं हटी। महिला को जलता हुआ देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसकी ओर दौड़ पड़े। सिपाही सिद्धार्थ सेंगर पुलिस चौकी से तौलिया उठा लाया और उससे आग बुझाने की कोशिश करने लगा। महिला सिपाही निशापाल, दरोगा नरेंद्र राय और कृष्णकांत राय ने कंबल से महिला को ढक दिया। काफी प्रयासों के बाद आग बुझाई जा सकी। सूचना मिलने पर हजरतगंज थाना पुलिस भी वहां पर आ गई। आनंद फानन में इंस्पेक्टर अंजनी पांडे ने उस महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला 90% तक जल चुकी थी। गंभीर हालत में भर्ती महिला का इलाज शुरू किया गया। जांच में पता चला कि उस महिला का नाम अंजलि तिवारी उर्फ आयशा है। वो महाराजगंज जिले की रहने वाली थी। उसने उसी दिन महाराजगंज के महिला थाने में जीवन को अलविदा कहने का नोटिस भिजवाया था, जिसके बाद से महिला थाने की एसओ मनीषा सिंह उसकी खोज खबर में लगी थी, लेकिन उन्हें अंजलि का कोई पता नहीं चल सका था। घटना से 15 मिनट पहले ही एसओ मनीषा सिंह ने हजरतगंज इंस्पेक्टर अंजनी पांडे को अंजलि के नोटिस के बारे में बताया था। इससे पहले की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होती अंजलि आग के हवाले हो गई थी। लखनऊ पुलिस ने महाराजगंज पुलिस से संपर्क किया। वहां से महिला के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई तो कई अहम बातें पता चली। लखनऊ पुलिस ने अंजलि के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड पे घटना से पहले जिन नंबरों पर अधिक बात हुई थी, उनकी जांच की गई। उनमें से एक नंबर पर पुलिस की निगाह टिक गई। वो नंबर यूपी दलित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद का था। आलोक प्रसाद बार बार फोन के जरिए अंजलि के संपर्क में थे। घटना के समय उसकी लोकेशन भी घटना स्थल के पास ही मिली। महाराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता ने भी लखनऊ पुलिस को जो इनपुट दिया था, उसमें आलोक प्रसाद के बारे में काफी कुछ बताया गया था। उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। आलोक प्रसाद महाराजगंज में रहता था। उसका आवास लखनऊ के गोमती नगर में भी था। वो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद का बेटा था। साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने कोतवाली में आलोक प्रसाद व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 14 अक्टूबर की सुबह आलोक प्रसाद को उसके घर गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बुरी तरह जल चुकी अंजलि ने 14 अक्टूबर की शाम 7:15 बजे इलाज के दौरान इस उम्मीद से अंतिम सांस ली कि जो न्याय उसे जीते जी नहीं मिल सका, शायद मरने के बाद मिल जाए। अंजलि किन हालातों में किस दर्द से गुजर रही थी और किस तरह कानून व्यवस्था से लड़ते हुए वो इस दुनिया से चली गई, इस बारे में भी जान लेते हैं। अंजलि झारखंड राज्य के जिला पलामू के चेपात की रहने वाली थी। 8 साल पहले उसकी शादी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गांव पचरुकिया के रहने वाले अखिलेश तिवारी के साथ हुई थी।
सीधी सादी अंजलि बड़े अरमान लेकर अपनी ससुराल आई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके अरमान मिट्टी में मिल गए थे। जिस जीवन साथी के साथ उसने जिंदगी जीने की कल्पना की थी वो उसके बिल्कुल विपरीत था। वो एक नंबर का नशेड़ी था। उसे नशे की ऐसी बुरी लत थी कि उसे हर रोज नशा चाहिए ही चाहिए था। पति की इस आदत से अंजलि परेशान होती। वो पति से इस बात को लेकर बहस करती तो वो उसे पीट दिया करता था। शादी के कुछ समय के बाद ही ऐसे हालात बन गए कि अंजलि को मजबूरन ससुराल छोड़ना पड़ा। पति का घर छोड़कर अंजलि महाराजगंज शहर के वीर बहादुर नगर में किराए पर रहने लगी। अपनी जीविका चलाने के लिए वो साड़ी के एक शोरूम में काम करने लगी। वीर बहादुर नगर में ही आसिफ राजा उर्फ राज रहता था। वो प्राइवेट जॉब करता था। वो दिखने में काफी स्मार्ट था। उसने सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी बातों से कभी नहीं लगता था कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। एक ही मोहल्ले में होने से आसिफ और अंजलि एक दूसरे को जान गए थे। मोहल्ले में कोई खूबसूरत महिला, वो भी अकेले किराए पर रहने आ जाए तो पूरे मोहल्ले के युवकों की नजर उस पर टिक जाती है। ऐसे युवकों में आसिफ भी था। अंजलि को आसिफ की खूबसूरती भा गई थी। वो उस पर फिदा हुआ तो उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। अंजलि को भी महसूस हो गया था कि आसिफ उसमें दिलचस्पी ले रहा है। आसिफ देखने में काफी अच्छा लगता था। वो स्वयं उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। अंजलि ने सोचा कि उसे अपनी कसौटी पर परखने में क्या बुराई है। और फिर पति को छोड़कर आने के बाद जिंदगी में उसे वैसे भी किसी का हाथ तो पकड़कर चलना ही था। पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं काटी जा सकती, इसलिए उसने भी आसिफ की उससे मिलने वाली कोशिशों को आसान करने का फैसला कर दिया। एक दिन जब वो अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकली तो उसका सामना आसिफ से हो गया। आसिफ उसे खड़ा निहार रहा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर मुस्कुराते हुए अंजलि आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ दूर जाकर वो रुकी और पलटकर आसिफ को देखा। फिर वापस उसके पास आकर बोली, मुझे आपको देखकर ऐसा लगा कि आप उससे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आसिफ पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर संभलते हुए बोला, हाँ, आपसे आपके बारे में जानना चाह रहा था। क्यों? अंजलि मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगी, क्या करेंगे मेरे बारे में जानकर? हम एक मोहल्ले में ही रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। वो बोला, केवल यही बात है या कुछ और? इस बार अंजलि ने आसिफ की आंखों में झांकते हुए पूछा। आसिफ की जुबान एक पल के लिए लड़खड़ाई, लेकिन अगले ही पल वो संभलते हुए बोला, और क्या बात हो सकती है? वही बात जो खूबसूरत लड़की से दोस्ती करने के लिए की जाती है। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो ना? यही बात है ना? आसिफ समझ गया कि वो जो चाहता है अंजलि उसे बखूबी जान गई है। वो फ्रैंक है, तभी तो बेधड़क उससे सवाल जवाब कर रही है। आसिफ उसके अंदाज का कायल हो गया और बोला, आपने सही सोचा, ऐसा ही है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं जानती थी कि तुम क्या चाहते हो और हर रोज किस उम्मीद से मेरे सामने आते हो, लेकिन तुम्हें दोस्त बनाने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊंगी। इसके बाद ही फैसला कर पाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो या फिर नहीं। आसिफ ने सहमति दे दी। आसिफ जानता था कि अंजलि को उसकी दोस्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त बनने के बाद आगे बढ़ने की राह और आसान हो जाएगी। इसके बाद दोनों खाली समय में मिलने लगे। उनके बीच बातें होती, साथ बाजार जाते, घूमते फिरते। आसिफ उसकी हर तरह से मदद करता। धीरे धीरे अंजलि को आसिफ पर विश्वास होने लगा, जिससे आसिफ अंजलि का दोस्त बन गया। दोस्ती का अगला पायदान प्यार होता है। प्यार में डूबने के लिए उनके दिलों का मिलना जरूरी था। दिलों में तो पहले से ही एक दूसरे के लिए जगह बन गई थी। दोस्ती करने के दौरान ही अंजलि आसिफ पर दिल हार बैठी थी। बाद में वो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखने लगी। आसिफ तो उसे चाहता ही था। एक दिन आसिफ अंजलि से मिलने उसके कमरे पर पहुंचा तो उसके हाथ में अंजलि के लिए एक तोहफा था। आसिफ ने अंजलि को वो तोहफा दिया तो वो खुश हो गई। आसिफ के कहने पर उसने पैकिंग खोली तो उसमें एक खूबसूरत तोहफा था। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने प्रणय निवेदन कर रहा था। वो लाइट से घूमने वाला आइटम था। अंजलि ने उसके प्लग को लाइट बोर्ड के सॉकेट में लगाया तो वो तोहफा रोशनी से जगमगा उठा और मधुर संगीत बजने के साथ ही प्रेमी प्रेमिका की वो मूर्तियां गोल घेरे में घूमने लगी।
तोहफे में जो मूर्तियों की स्थिति थी उसके हिसाब से एक युवक ने बायां घुटना जमीन पर टिका रखा था, जबकि दाहिना पंजा जमीन पर था। उसने बायां हाथ दिल पर रखा हुआ था और दाहिने हाथ से लाल गुलाब सामने युवती को भेंट कर रहा था। युवती का हाथ गुलाब की ओर बढ़ा हुआ था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि उसने युवक का प्रेम निवेदन स्वीकार कर लिया है। अंजलि ने उस मूर्ति की भावनाओं से अपने तार जोड़े तो मानो उसमें खो गई। आसिफ की ओर से उसका ध्यान हट ही गया था। उसकी तंद्रा तब टूटी जब लाइट जाने से मूर्तियों ने घूमना बंद कर दिया। जब वो पीछे की तरफ घूमी तो पीछे खड़े आसिफ को मूर्ति वाले युवक के अंदाज में जमीन पर घुटने टेके बैठा पाया, लेकिन उसके हाथ में कागज का लाल गुलाब था, जो कि उसने अलमारी में रखे गुलदान से निकाल लिया था। आसिफ के इस अंदाज को देखकर वो हैरान रह गई। आसिफ बोला, अंजलि, फूल कागज का है, इसलिए इसमें खुशबू नहीं है, पर मेरी भावनाएं मोहब्बत के फूलों की खुशबू से भरी हुई है। कागज के फूलों को नहीं, मेरी भावनाओं को समझो। कुछ देर अंजलि अपलक उसे निहारती रही, फिर मूर्ति वाली नायिका की तरह मुस्कुराते हुए आसिफ के हाथ से कागज का फूल ले लिया। आसिफ के होठों पर मुस्कान आ गई। वो खड़ा होता हुआ बोला, अंजलि, फूल तो तुमने ले लिया, पर उसका मतलब भी जानती हो? मतलब नहीं जानती तो फूल लेती ही क्यों? अंजलि मुस्कुराने लगी। उसके गालों पर हया की लाली फैल गई। आसिफ ने बाहें फैला दी। अगर तुम बुरा ना मानो तो इस प्यार की शुरुआत गले लगाकर करना चाहता हूँ। अंजलि आगे आई और उसकी बाहों में समा गई। इस तरह दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई। प्यार हुआ तो कुछ महीनों बाद शादी के बारे में बात हुई। आसिफ ने अंजलि से अपने धर्म को अपनाने को कहा, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया और कहा कि बिना धर्म परिवर्तन के भी वो उससे निकाह करके उसके साथ रह सकती है। आसिफ ने उसकी बात मान ली और उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद अंजलि आयशा बन गई। निकाह के बाद आसिफ उसे अपने घर नहीं ले गया। अंजलि घर ले चलने को कहती तो आसिफ उसे कह देता कि अभी घर वाले उसे घर में रखने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो इस निकाह से नाराज है। अंजलि को उसकी बात माननी पड़ी। आसिफ उसके साथ था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी। आसिफ उसे गोरखपुर ले गया और वहीं रहने लगा। आयशा 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन दोनों बार आसिफ ने उसका गर्भपात करवा दिया, पहले 2016 में, फिर 2018 में। आसिफ आयशा पर अपना धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाने लगा। अब वो अंजलि को इसके लिए प्रताड़ित भी करने लगा था। 2 साल पहले एक दिन आसिफ अचानक उसे अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया। वो वहां से खर्चे के लिए आयशा को पैसे भेजता था, लेकिन 6 महीने तक पैसे भेजने के बाद उसने पैसे भेजने बंद कर दिए। अब पैसा ना मिलने से आयशा के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। एक दिन वो महाराजगंज में आसिफ के घर पहुंच गई और आसिफ के घर वालों से घर में रखने की जिद करने लगी। घर वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। आयशा की समझ में आ गया कि जिस लव जिहाद के बारे में अभी तक वो सुनती आई थी, वो खुद उसी का शिकार हो गई है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपना हक लेने के लिए उसने लड़ना जारी रखा। उसने महाराजगंज के महिला थाने और पुलिस अधिकारियों के सामने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। 4 अक्टूबर 2020 को वो आसिफ के घर के सामने धरना देकर बैठ गई। पुलिस को सूचना दी गई तो महिला थाना प्रभारी मनीषा सिंह मौके पर पहुंच गई और उसे समझा बुझाकर महिला थाने ले आई। आयशा ने उनको अपने उत्पीड़न की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन थाना प्रभारी ने सभी आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। समझौते की बात शुरू हुई तो आयशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। बहरहाल थाने में आयशा के आरोपों पर किसी तरह का केस दर्ज नहीं किया गया था। न्याय पाने के लिए आयशा कुछ राजनीतिक लोगों से मिली तो उन्होंने आयशा को लखनऊ जाकर जीवन को अलविदा कहने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ इस तरह से आयशा का ब्रेन वॉश किया कि वो उसके लिए तैयार हो गई। 11 अक्टूबर को गोरखपुर से लखनऊ के लिए निकली। लखनऊ पहुंचकर उसने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे मिलने ही नहीं दिया गया। हर तरफ से निराश होकर उसने विधान भवन के आगे बीजेपी राज्य मुख्यालय के गेट नंबर 2 पर जीवन को त्याग देने का फैसला किया। कुछ राजनीतिक लोग उससे फोन पर संपर्क बनाए हुए थे। वही लोग उसे आगे का रास्ता दिखा रहे थे कि कैसे क्या करना है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग आयशा की जिंदगी को छीन लेने के लिए आतुर थे। आखिर 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे आयशा ने वो कदम उठा ही लिया
जो उसे कभी नहीं उठाना चाहिए था। 14 अक्टूबर को वो न्याय पाने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो गई थी। लखनऊ की हजरतगंज थाना पुलिस आयशा को उकसाने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही थी। आसिफ और उसके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात पर हजरतगंज पुलिस ने कहा कि ये काम महाराजगंज पुलिस करेगी। पुलिस कार्रवाई से यही लगता है कि जहां उसे जीते जी न्याय नहीं मिल सका, वहां उसे मरने के बाद भी न्याय मिलने की उम्मीद कम है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।